नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महादेश के बारे में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। तो इस वीडियो में दोस्तों अफ्रीका महादेश के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं हम सभी मैप के माध्यम से देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका अफ्रीका महादेश से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं आप ज़्यादातर को सॉल्व कर पाएंगे और बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में आप थोड़ा आगे रहेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अफ्रीका महादेश का परिचय देते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारे पूरे विश्व में जो है 7 महादेश हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। 7 महादेशों की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया है और दूसरे नंबर पे जो हमारा महादेश आता है वो है अफ्रीका। आज हम बात करेंगे अफ्रीका महादेश का। अफ्रीका महादेश क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे रैंक करता है। तो ये पॉइंट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में अफ्रीका महादेश दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे एशिया आता है। ठीक है, अगर जो सबसे छोटे महादेश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महादेश जो है ऑस्ट्रेलिया है, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है। ठीक है, अफ्रीका महादेश की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो आपको एक चीज यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारी जो 3 प्रमुख रेखाएं हैं जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो अफ्रीका महादेश एकमात्र ऐसा महादेश है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अर्थात यहाँ पे आप देखिए इक्वेटर भी गुजर रहा है अफ्रीका महादेश को बीचों बीच से लगभग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके उत्तरी भाग से गुजर रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके दक्षिणी भाग से गुजर रहा है। तो पूरे विश्व में ये जितने भी विश्व में जितने महादेश मैंने बताया इसमें बस अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महादेश है कि जिसमें तीनों की तीनों प्रमुख रेखाएं जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है और ये किसी भी महादेश में नहीं गुजरती। इसके साथ ही एक चीज और भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये पूरे विश्व का मैप है, मैंने आपको जैसा दिखाया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो गुजरता ही अफ्रीका महादेश से, साथ ही ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है। ग्रीनविच की जो ये देशांतर रेखा है, ग्रीनविच की देशांतर रेखा जिससे समय हम लोग निर्धारित करते हैं, वो भी रेखा अफ्रीका महादेश से गुजरती है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि ग्रीनविच रेखा भी अफ्रीका महादेश से गुजरती है। ठीक है, और ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच वह रेखा है जिससे पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। ग्रीनविच से जो भी देश पूरब में आते हैं उसके समय को प्लस में लिया जाता है और ग्रीनविच से जो भी देश पश्चिम में आते हैं उनके समय को माइनस में लिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें तो अफ्रीका महादेश जो है चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये किस तरह से घिरा हुआ है? देखिए, अफ्रीका महादेश के जो है पश्चिम में देखिए अटलांटिक महासागर है। अफ्रीका महादेश के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, पूर्व में इसके जो है इंडियन ओशन अर्थात हिंद महासागर है, दक्षिण में भी इसके इंडियन ओशन ही है, दक्षिण में भी जो है इंडियन ओशन है। ठीक है, उत्तर में बात करें तो मेडिटेरेनियन सी है, उत्तर में आप बात करें तो भूमध्य सागर इसके उत्तर में है। ठीक है, और उत्तर पूर्व में लाल सागर अर्थात रेड सी है। ये पॉइंट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद रखने हैं क्योंकि ये कभी पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका महादेश के चारों तरफ की भौगोलिक विस्तार या भौगोलिक किस तरह से पाए जाते हैं। तो इसके पश्चिम में जैसा आप देखिए अटलांटिक महासागर है, पूरब में इंडियन ओशन है, दक्षिण में भी जो है हमारा इंडियन ओशन है और उत्तर में जो है भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी है और दक्षिण उत्तर पूर्व में जो है हमारा लाल सागर है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज आप और देखेंगे, इसके पूर्व में जो है यूरोप है, माफ कीजिएगा इसके उत्तर में जो है यूरोप है। इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो अगर जो आप बात करें तो अफ्रीका महादेश जो है इसमें कुल 54 देश है दोस्तों। अफ्रीका महादेश में कुल 54 देश है, 54 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इसमें 54 देश अभी तक हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें सबसे बड़ा देश हमारा अल्जीरिया है। ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अफ्रीका महादेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सही आंसर होगा अल्जीरिया।
2011 से पहले तक दोस्तों, 2011 से पहले तक सूडान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश था, मगर सूडान दो भागों में आज के डेट में बंट चुका है, सूडान और दक्षिण सूडान। सूडान और दक्षिण सूडान 2011 में सूडान का बंटवारा हो रखा है, जिस वजह से आज के डेट में पूछा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। ठीक है, ये पॉइंट में आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें तो ये देखिए आप, ये जो क्षेत्र है मैं जहां पे मार्क कर रहा हूं, ये देखिए ये क्षेत्र जो है, ये इसको जो है अफ्रीका का जो है हॉर्न कहा जाता है, अफ्रीका का हॉर्न कहा जाता है। देखिए ये हॉर्न की तरह है भी, हॉर्न मतलब जैसे जानवरों के सींग होते हैं उस तरह से ये सींग आकार में ये है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होने वाले देशों में जैसे हैं इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ठीक है, ये जो आपके चार देश हैं इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, जिसमें इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया आते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल हैं, तो इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमाली। मैप के माध्यम से भी आपको चीजें स्पष्ट है। अफ्रीका महादेश में दोस्तों एक यहाँ पे आइसलैंड भी है, जिसे हम मेडागास्कर के नाम से जानते हैं। मेडागास्कर जो है अफ्रीका महादेश के अंतर्गत ही आता है, बट यहाँ पे ये मोजाम्बिक चैनल के माध्यम से अलग होता है। यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल जो है अफ्रीका के मुख्य भूभाग से मेडागास्कर को अलग करती है। ठीक है, मेडागास्कर को मुख्य भूभाग से मोजाम्बिक चैनल अलग करती है, बट ये जो है अफ्रीका महादेश का ही भाग है। अगली बात हम देख लेते हैं। बात करें तो यहाँ पे आप जैसा देखिए अफ्रीका महादेश बिल्कुल यूरोप के साथ लगभग जुड़ा हुआ है, यूरोप के साथ जुड़ा हुआ है, मगर यहाँ पे एक जल संधि है। इस जल संधि को हम लोग जिब्राल्टर जल संधि के नाम से जानते हैं। इस मैप में आप देखिए ये अफ्रीका का उत्तरी भाग है और ये यूरोप का दक्षिणी भाग है। ठीक है, यूरोप का दक्षिणी भाग है और अफ्रीका का उत्तरी भाग है। इसके बीच में यहाँ पे आप देखिए भूमध्य सागर था, यहाँ पे आप देखिए भूमध्य सागर था और इस तरफ जो है अटलांटिक महासागर था। इन दोनों के बीच में एक सकरी सी जगह है, इस सकरी सी जगह जो है जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि आप देखिए, इसी को मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया है। जिब्राल्टर जल संधि जो है एक तरफ से जो है भूमध्य सागर और दूसरे तरफ से अटलांटिक ओशन को जोड़ता है और दो मुख्य भूमियों को यूरोप और अफ्रीका को आपस में बांटती है। अफ्रीका और यूरोप को अलग करने के लिए जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पे है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा अगर जो देखें तो यहाँ पे एक और बहुत ही चर्चा का विषय बना रहता है स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल दोस्तों यहाँ पे अगर जो पूरे मैप में आप देखें तो यहाँ पे जैसे आपका आ गया लाल सागर, यहाँ पे लाल सागर आ गया और यहाँ पे भूमध्य सागर है, ये रेड सी, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पे रेड सी है। इनके बीच ये जो जगह है, थोड़ी सी जगह को यहाँ पे बनाया गया है एक कैनाल के रूप में। मानवीय हस्तक्षेप से यहाँ पे एक कैनाल का निर्माण किया गया है, जिसे हम लोग स्वेज कैनाल के नाम से जानते हैं। ये जो है इजिप्टी या मिस्र में ये है। ठीक है, तो इसको मैंने विस्तार से यहाँ पे समझाया। ये जैसे लाल सागर है और यहाँ पे ये भूमध्य सागर है, इसके बीच में जो कैनाल है, इसी कैनाल को हम लोग स्वेज कैनाल के नाम से जानते हैं और ये इजिप्ट या मिस्र के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, ये व्यापारिक दृष्टिकोण से ये कैनाल काफी महत्वपूर्ण है और काफी ये व्यस्त है, काफी यहाँ पे जहाजों का आना जाना होता है। तो ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वेज कैनाल किन दो सागरों को जोड़ता है, तो जहां उत्तर में भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है, वहीं अपने दक्षिण में लाल सागर या रेड सी को जोड़ता है। अब हम अगर जो देख लें यहाँ पे अफ्रीका महादेश, आपको जैसा कि ज्ञात होगा यहाँ पे बड़े बड़े मरुस्थल पाए जाते हैं, बड़े बड़े मरुस्थल पाए जाते हैं दोस्तों, जिसमें हम 4 मरुस्थलों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। कभी कभी तो सिर्फ ये नाम ही पूछ लिया जाता है कि ये मरुस्थल किन महादेश में पाए जाते हैं। जैसे सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, नामीब डेजर्ट है और कारू डेजर्ट है। ठीक है, तो कारू डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट ये सब के बारे में पूछ लिया जाता है कि किन देशों में आते हैं। तो आप सहारा डेजर्ट के बारे में जैसा कि जानते होंगे,
विश्व का गर्म मरुस्थलों की बात करें, गर्म मरुस्थलों की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ पे हॉट डेजर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कोल्ड डेजर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। हॉट डेजर्ट में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है और ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में पाया जाता है। सहारा मरुस्थल का विस्तार दोस्तों अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया माफ कीजिएगा, मोरक्को, नाइजर, सूडान, चाड, ट्यूनिशिया और वेस्ट सहारा में पाया जाता है। ठीक है, अगर जो आप यहाँ मैप के माध्यम से देखें तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे इस तरह से ये सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, ये सहारा मरुस्थल को मैं इस तरह से मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, ये उत्तरी भाग में है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि सहारा मरुस्थल जो है किन देशों में फैला हुआ है, तो आपको याद रखना होगा अल्जीरिया में है, इजिप्ट में है, लीबिया, ठीक है, लीबिया देखिए, ट्यूनिशिया, मॉरिटानिया, यहाँ पे मॉरिटानिया भी है, वेस्टर्न सहारा, चाड, यहाँ पे चाड भी आप देखिए इसमें है। तो इस तरह से ये चाड है, फैला हुआ है दोस्तों। तो आप मैप के माध्यम से भी देखिए। ठीक है, सहारा मरुस्थल जैसा कि मैंने आपको बताया विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके बाद हम बात करें तो नामीब का ये मरुस्थल यहाँ पे है, अफ्रीका के लगभग दक्षिणी भाग में है नामीब का मरुस्थल। ये जो है फैले हुए हैं नामीब, अंगोला और साउथ अफ्रीका में, नामीब, अंगोला और साउथ अफ्रीका में। ये देखिए, अगर जो मैप से देखें तो नामीब, अंगोला और साउथ अफ्रीका में इस तरह से ये जो फैला हुआ है ये हमारा है नामीब का मरुस्थल। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कालाहारी मरुस्थल, ये जो आप देखिए कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल जो है दोस्तों बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। अंगोला में भी और जिम्बाब्वे में भी थोड़ा विस्तार है इसका कालाहारी मरुस्थल। कारू मरुस्थल की बात करें तो कारू मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका में ये फैला हुआ है कारू मरुस्थल, तो इसको आप देखिए। इसके अलावा दोस्तों अगर जो आपको डेजर्ट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको जानकारी प्राप्त करना है तो डेजर्ट्स के ऊपर मैंने एक विश्व के सभी डेजर्ट्सों की एक अलग से सूची बनाई है और उसको मैंने विस्तार पूर्वक कवर किया है। एक अलग वीडियो भी है, उसका विस्तृत वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर जो आप चाहें तो वहां से उसको देखिए। अगर जो बात करें, अगर जो हम माउंटेन्स की, अफ्रीका की माउंटेन्स की बात करें तो अफ्रीका भी माउंटेन्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एटलस माउंटेन है। ठीक है, एटलस माउंटेन जो है अफ्रीका के उत्तरी भाग में है, उत्तर पश्चिमी भाग बोल सकते हैं एटलस माउंटेन। उसके बाद यहाँ पे होगर माउंटेन, ये भी उत्तरी भाग में है। टिबेस्टी माउंटेन, ठीक है, टिबेस्टी माउंटेन, यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड है, इथोपियन हाईलैंड है और यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग का पर्वत है। ठीक है, बात करें हम दोबारा से इसको चर्चा कर लें अगर जो, तो उत्तर पूर्व जो उत्तर पश्चिमी भाग में है एटलस के पर्वत है, फिर मध्य भाग में लगभग होगर का पर्वत और तिबेस्ती का पर्वत है। यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथोपियन हाईलैंड्स है और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का आसपास ड्रेकन्सबर्ग का पर्वत है। ठीक है, ये ड्रेकन्सबर्ग का पर्वत है। बात करें विश्व में सबसे, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है किलीमंजारो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो है दोस्तों, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। किलीमंजारो पर्वत इस तरफ है और इसकी सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं अगर जो हम बात करें एटलस माउंटेन की तो एटलस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट टॉबकल है। इसकी ऊंची चोटी माउंट टॉबकल है, माउंट टॉबकल, ये याद रखेंगे। एटलस का सिर्फ मैं बता रहा हूं, टॉबकल, ठीक है, एटलस की सबसे ऊंची चोटी माउंट टॉबकल है और पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो है। तो ये देख लीजिए, अगर जो इसमें से आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ये पर्वत किस महादेश में है तो आप बता सकते हैं एटलस माउंटेन, होगर माउंटेन, तिबेस्ती माउंटेन, इथोपियन हाईलैंड, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन एंड किलीमंजारो। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें तो यह नदियों के बारे में मैंने चर्चा की है, अफ्रीका के प्रमुख नदियों के बारे में मैं चर्चा यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे अफ्रीका की नदियों के बारे में चर्चा करने से पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफ्रीका की जो सबसे प्रमुख नदी है वो है नील। देख रहे हैं आप, जैसा यहाँ पे नील नदी है और ये नील नदी अपने जल को भूमध्य सागर में गिराती है।
नील नदी दोस्तों दो नदियों के मिलने से बनता है, एक है ब्लू नील और दूसरा है व्हाइट नील। ये व्हाइट नील हो गया और यहां से ये ब्लू नील जा रहा है, ठीक है। ब्लू नील और व्हाइट नील के मिलने से नील नदी का निर्माण होता है। जहां तक बात करें हम ब्लू नील, तो ब्लू नील का जो उद्गम है, ब्लू नील का जो उद्गम है युगांडा से होता है और ब्लू नील का जो है लेक ताना से इसका उद्गम स्थल है। लेक ताना से इसका उद्गम स्थल है। आप जैसा कि देखिए ब्लू नील के बारे में बात कर रहा हूं, ब्लू नील का उद्गम स्थल लेक ताना है। वहीं व्हाइट नील का उद्गम स्थल की बात करें तो ये लेक विक्टोरिया से इसका उद्गम होता है। लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया दोस्तों ये भी युगांडा में है और युगांडा में इसका निर्माण जो है, युगांडा से लेक विक्टोरिया निकलते हुए व्हाइट नील के रूप में जाता है और ये आगे जाके जो है दोनों आपस में मिलते हैं। यहाँ पे सूडान के पास आपस में दोनों नदियां मिलती हैं, व्हाइट नील और ब्लू नील, और आगे जाके नील नदी का निर्माण करती है और ये भूमध्य सागर में अपने जल को गिराती है। और ये लंबाई की दृष्टिकोण से देखें तो इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो नील नदी के बारे में आप इतना जानेंगे। नील नदी दो नदियों के से मिलकर बना है, ब्लू नील और व्हाइट नील। ब्लू नील जो है लेक ताना से उद्गमित होता है और व्हाइट नील लेक विक्टोरिया से उद्गमित होता है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद हम बात करें नाइजर नदी के बारे में। यहाँ पे देखिए दोस्तों नाइजर नदी है, इस तरह से नाइजर नदी यहाँ पे गिरती है अटलांटिक ओशन में। नाइजर नदी का उद्गम जो है गिनिया का हाईलैंड है, यहाँ से गिनी का हाईलैंड से ये उत्पन्न होता है और अटलांटिक महासागर में ये गिरती है, ठीक है, नाइजर नदी है। इसके बाद हमारा ये दोस्तों वोल्टा नदी है। यहाँ पे हमारा वोल्टा नदी है जो कि बुर्किना फासो से निकलती है और ये भी अटलांटिक महासागर में गिरती है। वोल्टा नदी हमारा बुर्किना फासो से निकलते हुई अटलांटिक ओशन में गिरती है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कांगो नदी के बारे में। तो कांगो नदी आप देखिए, कांगो नदी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों। पहले कांगो नदी के बारे में मैं बता देता हूँ। कांगो नदी जो है कटांगा के प्लेटू से निकलती है। कटांगा के प्लेटू से निकलते हुए ये कटांगा के प्लेटू से निकलती है और अटलांटिक ओशन में ये गिरती है। यहाँ से ये नदी निकलती है दोस्तों, इस तरह से निकलते हुए ये अपना जल को अटलांटिक महासागर में गिराती है कांगो नदी। कांगो नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि इक्वेटर को 2 बार काटती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कांगो नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है। आप देखिए मैंने यहाँ पे इक्वेटर बना रखा है, एक बार इक्वेटर को यहाँ पे काटती है और दूसरी बार इक्वेटर को इस तरह से काटती है। तो कांगो नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है। अगली बात करें हम जाम्बेजी नदी का दोस्तों, तो जाम्बेजी नदी जो है नॉर्थ जाम्बिया अंगोला के आसपास से निकलती है और ये अपने जल को कहाँ पे गिराती है, इंडियन ओशन में ये जल को गिराती है। जाम्बेजी नदी ये हो गया, ये अपने जल को इंडियन ओशन में गिराती है, ठीक है। अगली हमारी नदी है लिम्पोपो नदी। यहाँ पे देखिए ये लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी के बारे में दोस्तों आप जानिए कि ये साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के आसपास से निकलती है और ये भी अपने जल को इंडियन ओशन में गिराती है। तो यहाँ पे दो नदी के बारे में अभी तक हमने पढ़ा जो इंडियन ओशन में अपने जल को गिरा रही है, वो है जाम्बेजी नदी और दूसरी है लिम्पोपो नदी। बाकी सारी नदियां इस तरफ से जो निकल रही थी वो अटलांटिक महासागर में गिर रही थी, जैसे नाइजर नदी हो गया, वोल्टा नदी हो गया, कांगो नदी हो गया ये। और एक नदी जो है नील की नदी जो है वो भूमध्य सागर में अपने जल को गिराती है। एक और नदी है दोस्तों ऑरेंज नदी। ये ऑरेंज नदी भी जो है ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है। यहाँ पे ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलते हुए साउथ अफ्रीका में बहती है और ये जाके जल को अपनी अटलांटिक महासागर में गिराती है। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि नदी का नाम दे दिया जाएगा और कौन सी नदी किस महासागर में अपने जल को गिराती है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, नाइजर नदी अपने जल को जो है अटलांटिक महासागर में गिराती है, वोल्टा नदी भी अटलांटिक महासागर में गिराती है, कांगो नदी भी अटलांटिक महासागर में गिराती है, ऑरेंज नदी भी अटलांटिक महासागर में अपने जल को गिराती है। वहीं जाम्बेजी नदी और लिम्पोपो नदी जो है अपने जल को इंडियन ओशन में गिराती है। इस तरफ इंडियन ओशन है, इस तरफ अटलांटिक महासागर है दोस्तों, ठीक है। और नील नदी की बात कर लें तो नील नदी यहाँ पे मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागर में अपने जल को गिराती है।
तो ये अफ्रीका की नदियों के बारे में बात हो गया। ठीक है, तो ये पहला वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही कवर कर रहा हूं। अगले वीडियो में और भी विस्तार से मैं चर्चा करूंगा अफ्रीका के महत्वपूर्ण घास के मैदानों का, अफ्रीका की जनजातियों के बारे में, और भी जो भी कुछ फिजिकल फीचर्स अफ्रीका के बच गए मैं दूसरे वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा। दोस्तों अगर जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मोटिवेट करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।